एक समय जब अंधेरा अपने चरम पर था और महल के चारों ओर केवल चुप्पी थी, तब एक युवक जिसका नाम प्रेमेश था ने महल में प्रवेश किया। प्रेमेश ने बड़े उत्साह से कहा, महाराज, मैं कहता हूँ कि मैं जुगनुओं की चमक से भविष्य का संदेश पढ़ सकता हूँ। इस दावे पर दरबार में हलचल मच गई। कुछ ने विश्वास किया तो कुछ संशय व्यक्त किया। अकबर ने प्रेमेश से कहा, अपना दावा सिद्ध करो, मुझे दिखाओ कि तुम जुगनुओं की रोशनी से सत्य का प्रकाश देख सकते हो। अगली रात जब महल के प्रांगण में अंधेरा छाया हुआ था और चांदनी ने सबको रोशन कर रखा था, तो प्रेमेश ने अपनी बात पर अमल दिखाने का निश्चय किया। उसने महल के पास स्थित एक खुले मैदान में जाकर कई जुगनुओं के समूह को ध्यान से देखा और एक निश्चित दिशा में उड़ते हुए नोट किया। उसने गर्व से कहा, यहाँ जुगनुओं का प्रकाश मुझे बताता है कि कल हमारे राज्य में समृद्धि का वादा है। दरबार में उपस्थित कुछ लोगों ने उसकी बात सुनी और खुशी जाहिर की, पर बीरबल के मन में संशय बना रहा। बीरबल ने गुप्त तौर पर प्रेमेश की गतिविधियों का निरीक्षण करना शुरू किया। रात के अंधेरे में जब सब विश्राम में थे, तो बीरबल ने देखा कि प्रेमेश महल के पास के एक खेत में जाता है। वहां उसने कुछ चमकीले कांच के टुकड़े छुपा रखे थे, जिन्हें उसने विशेष रासायनिक पदार्थ के साथ मिलाया था। इन टुकड़ों ने जुगनुओं की प्राकृतिक चमक में मिलकर एक कृत्रिम तेज प्रकाश उत्पन्न कर दिया, जिसे प्रेमेश ने अपने दावे को साकार करने के लिए उपयोग किया। बीरबल ने तुरंत सबूत एकत्र किए और अगली सुबह दरबार में सभा बुलाई। सभा में बीरबल ने प्रेमेश के दावे का परीक्षण करने के लिए कहा, अब आप सभी देखिए, जुगनुओं का असली प्रकाश स्वयं प्राकृतिक है, बिना किसी बाहरी वस्तु के। उन्होंने प्रेमेश से पूछा, क्या तुमने कभी सोचा है कि यदि तुम स्वार्थ में आकर प्राकृतिक चमक में कृत्रिम तत्व मिला दो तो वह असली नहीं रह जाती? प्रेमेश ने झिझकते हुए कबूल किया, महाराज, मैंने सोचा था कि यदि मैं थोड़े से चमकीले टुकड़ों को मिलाऊं तो मेरा दावा और भी मजबूत हो जाएगा। दरबार में सभी मंत्रियों और सेवकों ने जोर से हंसते हुए कहा, अब तो यह स्पष्ट हो गया कि तुमने स्वार्थ में आकर सत्य को विकृत कर दिया है। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, मेरे राज्य में केवल सत्य और नैतिकता का ही स्थान है। जो अपने स्वार्थ में आकर प्राकृतिक सौंदर्य को बदल देता है, वह अपने आप को खो देता है। सच्चा प्रकाश वह है जो बिना किसी कृत्रिम चमक के स्वयं प्राकृतिक रूप से उभरता है। अकबर ने प्रेमेश को आदेश दिया कि भविष्य में अपने कार्यों में सच्चाई और ईमानदारी बनाए रखे, अन्यथा उसे कड़ी सजा दी जाएगी। बीरबल ने कहा, यह घटना हमें यह सिखाती है कि असली महानता बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि मन की शुद्धता, नैतिकता और स्वाभाविकता में निहित होती है। एक समय की बात है, राज्य में उत्सव का माहौल था। लोगों में उमंग और उल्लास भर गया था। इसी दौरान एक व्यापारी, जिसका नाम देववल्लभ था, महल आया और बड़े गर्व से कहने लगा, महाराज, मेरे पास ऐसा जूता है जो उड़ सकता है। इसे पहनकर आप आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं और आपके कदम कभी थकते नहीं। इस दावे से दरबार में हलचल मच गई। कुछ लोगों ने तो उसकी बात पर विश्वास जताया, परंतु बीरबल की आंखों में संशय की झलक साफ दिखाई दे रही थी। अकबर ने आदेश दिया, देववल्लभ, अपने इस चमत्कारी जूते का प्रदर्शन करो, जिससे मुझे सत्य का बोध हो सके। देववल्लभ ने आत्मविश्वास से कहा, महाराज, कल सुबह मैं आपको दिखाऊंगा कि यह जूता उड़ता है। अगले दिन महल के प्रांगण में एक विशाल सभागार सजाया गया। सभी दरबारियों और आम जनता को आमंत्रित किया गया। देववल्लभ ने अपने स्टाल से एक चमकीले, निखरे जूतों का जोड़ा निकाला, जिन पर मनमोहक नक्काशी की गई थी। उसने कहा, यह जूता पहनते ही आप धरती से ऊपर उठकर आकाश में उड़ान भरेंगे। दरबार में सभी ने उत्सुकता से उसे देखने लगा, लेकिन बीरबल ने चुपचाप जूतों की बनावट का गहन निरीक्षण किया।
उसने देखा कि जूतों के तल में एक पतली पत्थर की पट्टी छुपी हुई थी, जिसे धोखे से इस प्रकार सजाया गया था कि जब कोई इसे तेजी से चलाता तो उसके कदम हल्के झूलने लगते। बीरबल ने तुरंत देववल्लभ से कहा, महाराज, मुझे अपने जूतों का एक प्रयोग करने दीजिए। अकबर ने आदेश दिया, बीरबल, तुम ही यह परीक्षा कर। बीरबल ने सभागार के बीच में एक सपाट मैदान तैयार करवाया। उन्होंने एक एक करके दरबारियों से कहा, अब आप देववल्लभ के इस जूते को पहनकर चलें। पहले एक मंत्री ने जूते पहनकर कदम रखा। वह तो सामान्य ही चला, परंतु उसका चलना कुछ असहज सा था। दूसरे व्यक्ति ने प्रयास किया, परंतु उसकी चाल में झुलसाहट और संतुलन में कमी दिखाई दी। अंततः बीरबल ने स्वयं एक साधारण सेवक को बुलाया। सेवक ने विनम्रता से जूते पहनकर मैदान में कदम रखा और धीरे धीरे चला। तभी बीरबल ने गहराई से देखा और घोषणा की, देखिए महाराज, यह जूता वास्तव में उड़ता नहीं है, बल्कि इसमें छिपी हुई पत्थर की पट्टी के कारण ऐसे झूलते हैं। यह व्यापारी देववल्लभ ने अपनी चालाकी में आकर केवल यह दिखावा किया कि जूता उड़ सकता है। दरबार में सभी ने जोर से हंसते हुए इस बात पर टिप्पणी की। बाद में महाराज अकबर ने देववल्लभ को बुलाया और कहा, मेरे दरबार में केवल सत्य, ईमानदारी और परिश्रम का स्थान है। तुमने अपने स्वार्थ में आकर जूतों को अद्भुत बताकर सबका भ्रम फैला दिया। देववल्लभ ने शर्मिंदगी से अपना दोष स्वीकार किया। बीरबल ने कहा, सच्ची उड़ान वही है जो मन की शुद्धता और कर्मों की मेहनत से होती है, न कि केवल दिखावे से। कहानी से सीख, असली सफलता केवल सच्चे प्रयासों में निहित होती है, न कि केवल दिखावे में। एक समय की बात है जब राज्य में खूब समृद्धि थी और लोग खुशहाल जीवन जी रहे थे। उसी दौरान एक व्यापारी जिसका नाम गोविंद था, महल में आया और उसने गर्व से घोषणा की, महाराज, मेरे पास ऐसा अद्भुत पत्थर है जो सत्य बोलता है। यह पत्थर हर व्यक्ति की नीयत का पता लगा सकता है और आने वाले कल का पूर्वानुमान भी बता सकता है। इस दावे से दरबार में हलचल मच गई। कुछ ने गोविंद की प्रशंसा की तो कुछ ने संशय व्यक्त किया। अकबर ने तुरंत बीरबल से कहा, बीरबल, बताओ, क्या यह पत्थर सच में बोलता है या फिर यह केवल दिखावे का हिस्सा है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह, सत्य का प्रकाश अंततः उजागर हो ही जाता है। मुझे कुछ दिन का समय दीजिए, मैं इस रहस्य का परीक्षण करूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने गोविंद के पत्थर का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि पत्थर का बाहरी रूप अत्यंत सुंदर था, परंतु उसमें से कभी कभी कुछ अजीब सी ध्वनि सुनाई देती थी। बीरबल ने पत्थर के आसपास के वातावरण, उसके तापमान और हलचल का भी निरीक्षण किया। दरबार के कुछ सज्जनों ने बताया कि गोविंद अक्सर रात में पत्थर के पास अकेले बैठकर कुछ करते दिखते हैं। बीरबल ने गुप्त तौर पर एक योजना बनाई और एक निश्चित रात, जब सभी महल में विश्राम में थे, उसने स्वयं पत्थर के पास बैठकर उसकी जांच की। उस रात पत्थर से अचानक एक हल्की सी घंटी की ध्वनि निकली, जिससे बीरबल का ध्यान और भी तेज हो गया। अगले दिन बीरबल ने गोविंद को दरबार में बुलाया और सभी के सामने कहा, जहां पनाह, मैंने इस पत्थर का रहस्य उजागर कर दिया है। फिर उन्होंने गोविंद से पूछा, बताओ, क्या तुमने कभी पत्थर में कोई छुपा हुआ यंत्र लगाया था? गोविंद ने घबराहट से कबूल किया, महाराज, मैंने तो केवल यह सोचा था कि यदि मैं इस पत्थर में एक छोटी घंटी छुपा दूं, तो वह मेरे दावे को सच्चा दिखेगा। मैंने रात में धीरे धीरे उस घंटी को बजने के लिए प्रबंध किया था, जिससे यह प्रतीत हो कि पत्थर स्वयं बोल रहा है। दरबार में सभी मंत्रियों और सज्जनों ने जोर से हंसते हुए कहा, अब तो स्पष्ट हो गया कि यह केवल एक छल है। बीरबल ने आगे कहा, देखिए, असली ज्ञान वही है जो बिना किसी छल के अपने आप में सच्चाई प्रकट करे। केवल बाहरी दिखावे से सत्य का मोल नहीं लगाया जा सकता।
अकबर ने गंभीर स्वर में आदेश दिया, गोविंद, तुम्हारे इस छल से मेरे दरबार में भ्रम फैल गया है। अब से मेरे राज्य में केवल सत्य और ईमानदारी का ही स्थान होगा। एक समय था जब राज्य के बगीचे में हरितिमा की बहार थी। फूलों की महक, पत्तों की सरसराहट और चहकती चिड़ियों का संगीत वातावरण को आनंदमय बना रहा था। उसी दौरान महल के उपवन में एक गिलहरी दिखाई दी, जिसकी चाल कुछ अलग थी। वह रोज बड़े चाव से मेवे इकट्ठा कर ले जाती थी, परंतु उन मेवों का पता कहीं नहीं चलता था। यह बात सुनकर राज्य में चर्चा छिड़ गई। कुछ लोगों ने कहा, यह गिलहरी निश्चित ही कुछ छुपा रही है। तब महाराज अकबर ने अपने प्रिय सलाहकार बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे बताओ कि इस गिलहरी के विचित्र व्यवहार के पीछे क्या कारण है और क्या इसमें कोई सच्चाई निहित है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहांपनाह, मुझे कुछ दिन का समय दीजिए, मैं इस रहस्य को उजागर कर दूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने गुप्त तौर पर गिलहरी के उपवन में आने जाने का लेखा जोखा रखा। उन्होंने देखा कि गिलहरी हर दिन कुछ मेवे तोड़ कर ले जाती थी, परंतु वह मेवे कहीं गायब हो जाते थे। दरबार के कुछ कर्मचारियों ने बताया, हमें अक्सर देखा गया है कि गिलहरी के साथ एक नौकर, जिसका नाम मोहन था, गुपचुप घूमता रहता है। बीरबल ने मोहन की गतिविधियों पर नजर रखी और धीरे धीरे पता चला कि मोहन स्वार्थ में आकर गिलहरी को प्रशिक्षित करता था। वह अपने निजी लाभ के लिए गिलहरी द्वारा चुराए मेवों को छुपाकर बाद में उन्हें उठाकर बेच देता था। इस बात का सबूत पाने के लिए बीरबल ने एक रात गुप्त निगरानी का प्रबंध किया। अंधेरी रात में जब सभी लोग विश्राम में थे, बीरबल ने देखा कि मोहन चुपचाप गिलहरी के पीछे पीछे खेत की ओर गया। वहां उसने देखा कि मोहन ने एक छोटे से संदूक के पास जाकर गिलहरी से प्राप्त मेवों को इकट्ठा कर रखा था। बीरबल ने तुरंत आदेश दिया कि मोहन को पकड़ लिया जाए। पकड़े जाने पर मोहन ने घबराहट में कबूल किया, जहांपनाह, मैंने सोचा था कि यदि मैं गिलहरी की मदद से महल के कीमती मेवों को छुपा लूं, तो मैं अपने परिवार के लिए कुछ अतिरिक्त धन कमा सकूंगा। इस खुलासे से दरबार में सभी के चेहरों पर हैरानी और हंसी छा गई। महाराज अकबर ने गंभीरता से कहा, मेरे राज्य में केवल सत्य, ईमानदारी और सहयोग का ही स्थान है। स्वार्थ में आकर धोखाधड़ी करने से व्यक्ति अपनी ही प्रतिष्ठा खो देता है। उन्होंने मोहन को कड़ी सजा सुनाई और आदेश दिया कि भविष्य में सभी कर्मचारियों पर सख्त निगरानी रखी जाए। बीरबल ने आगे कहा, यह घटना हमें यह सिखाती है कि सच्ची महानता वही है जो अपने स्वार्थ को त्याग कर दूसरों की भलाई में योगदान दे। एक समय की बात है जब राज्य में साहित्य और कला की महत्ता चरम पर थी। दरबार में एक कवि आया जिसका नाम मयंक था। मयंक ने दावा किया, महाराज, मेरी रचित कविताओं में ऐसी शक्ति है कि वे किसी भी व्यक्ति के हृदय में छिपी भावनाओं को उजागर कर देती हैं। मेरी कविताएं सुनकर आपके दरबार में प्रेम, सद्भाव और सच्चाई का प्रकाश फैल जाएगा। महाराज अकबर को मयंक का यह दावा अत्यंत प्रभावशाली लगा। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, मयंक, अपनी कविता सुनाओ, जिससे हम सत्य की चमक देख सकें। दरबार में सभी उपस्थित हुए, पर बीरबल की आंखों में संशय था, क्योंकि मयंक की रचित कविता में कुछ अपरिचित शब्दों की गूंज सुनाई दे रही थी। मयंक ने मंच पर आकर भव्यता से अपनी कविता का आरंभ किया। उसकी कविता में प्रेम, वीरता और नैतिकता का अद्भुत वर्णन था। दरबार में उपस्थित मंत्रियों ने उसकी कविता की प्रशंसा की। कुछ ने कहा, यह तो अत्यंत भावपूर्ण है, मानो इसमें लेखक की आत्मा बसती है। लेकिन बीरबल ने ध्यानपूर्वक सुना और पाया कि कई पंक्तियां और वाक्यांश पहले से प्रसिद्ध कवियों की कविताओं से मेल खाते थे। बीरबल ने तुरंत मयंक से पूछा, क्या तुमने यह कविता स्वयं लिखी है? मयंक ने झिझकते हुए उत्तर दिया, जहांपनाह, मैंने अपने विचारों को एकत्रित करके इसे लिखा है। पर बीरबल ने स्वयं पुस्तकालय में जाकर पुराने कविता संग्रहों का अध्ययन किया।
उन्होंने पाया कि मयंक की कविता के कई अंश पूर्व में प्रसिद्ध कवियों द्वारा रचित कविताओं से समान थे। दरबार में सबकी निगाहें बीरबल की ओर थीं, जिन्होंने सबूत के रूप में कुछ प्राचीन कविताओं की पंक्तियां प्रस्तुत की। बीरबल ने सभा में घोषणा की, जहां पनाह, असली कविता वही होती है जिसमें लेखक के अपने विचार और भावनाएं प्रकट होती हैं। मयंक ने अपने स्वार्थ में आकर दूसरों की कविताओं का उधार लेकर यह दावा कर दिया कि उसकी कविताएं अद्वितीय हैं। मयंक को अपनी गलती का बोध हुआ और उसने शर्मिंदगी से कबूल किया, महाराज, मैंने अपने लालच में आकर दूसरों की रचनाओं को अपने रूप में पेश किया। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, मेरे दरबार में केवल ईमानदारी और सच्चाई का स्थान है। कला केवल दिखावे से नहीं बल्कि अपने भीतर की मौलिकता से महान बनती है। मयंक ने अपनी गलती मान ली और भविष्य में अपने शब्दों को स्वयं रचित करने का संकल्प लिया।